नमस्कार बच्चों, आज शिवाजी की आर्ट पाठशाला में आपका स्वागत है। इसी बच्चों मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था कि परमाणु का संगठन, ठीक है। और आज मैं आपको परमाणु रचना मॉडल यानी कि परमाणु के रचना मॉडल यानी कि 3 रचना मॉडल हैं परमाणु के, इन तीनों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। कहने का मतलब, जब ये खोज हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उसके पश्चात हुआ क्या कि परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या हो गई। वो है कहाँ पे परमाणु के अंदर, ठीक है। और मुख्य रूप से इसके लिए 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। चलिए उनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो था वो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था, ठीक है। जे थॉमसन साहब ने, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब का नाभिकीय मॉडल, जिन्होंने नाभिक की खोज की और प्रोटॉन को नाम दिया। इसके अलावा नील्स बोर्स का मॉडल आया, ठीक है। तो ये 3 थे। इनके तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो जे थॉमसन की फोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर, ये साइंटिस्ट थे। जे थॉमसन जो थे, इन्होंने क्या कहा था, जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ये था कि परमाणु को 10⁻10 यानी कि 10 की घात -10, ठीक है, मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। इन्होंने क्या कहा, परमाणु जो होगा वो एक ठोस गोला यानी तरबूज की तरह है, और उसका व्यास क्या है, 10 की पावर यानी 10 की घात -10, ठीक है, यानी 10⁻10⁻⁻10, ये इन्होंने बताया। इन्होंने फिर क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो प्रोटोनों के कारण धन आवेशित होता है, इन्होंने कहा जो पूरा गोला है ना, जो पूरा तरबूज है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसमें क्या होता है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, मतलब कहीं कहीं पे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। और पूरा का पूरा जो गोला है, वो तरबूज जो है, जो लाल कलर का होता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, वो पूरा का पूरा तरबूज की तरह उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो तरबूज है वो क्या होता है, वो पूरा धनावेशित है, और उसके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, उनको इन्होंने जो बीज धसे होते हैं उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन बताया इन्होंने। और इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के धनावेश को संतुलित करते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो कहीं कहीं धसे होते हैं, इस पूरे के पूरे जो परमाणु का धनावेश होता है उसको ये क्या करते रहते हैं, संतुलित यानी कि बैलेंस बना के रखते हैं। ये बात इन्होंने कह तो दी, लेकिन इसके लिए कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। फिर क्या हुआ, रदरफोर्ड साहब आए। इन्होंने क्या कहा, देखिए इस तरीके से इन्होंने बताया, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है, ये कहा था इन्होंने। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने जो थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा प्रकीर्णन मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको स्कैटरिंग की, उनकी बम्बार्डिंग की, प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में इन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी जो है इस्तेमाल की, लेकिन उसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है, मोटाई नहीं, पतली लिखा हुआ मोटाई। अब ये कितनी पतली थी, 1/4000 यदि भाग कर दिए जाएं सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को 1/4000 भाग, वह जो होगा उतनी पतली थी, यानी 0.004 सेंटीमीटर पतली जो पन्नी थी, वो पन्नी के ऊपर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों से बमबारी की, ठीक है। और अल्फा कण जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब इन्होंने बम्बार्डिंग की, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोई भी धातु हो, सारे पदार्थ जो हैं वो किससे बने हुए हैं, वो परमाणुओं से मिलकर बने। इसीलिए इन्होंने परमाणु के मॉडल को, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये जानना चाहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक, ये सब के बारे में इन्होंने जानकारी लेने के लिए अल्फा क्या किया, प्रकीर्णन, यानी अल्फा स्कैटरिंग की, इन्होंने बम्बार्डिंग की, ठीक है। अब ये पन्नी इन्होंने लगा दी, अब ये करेंगे अल्फा कण की बम्बार्डिंग, ठीक है। अब ये करते हैं, तो देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो क्या क्या होता है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा अधिकांश जो अल्फा कण थे पन्नी के आर पार सीधे चले गए, यानी कि ज्यादातर जो थे वो सीधे निकल गए आर पार, यानी अर्थात अप्रभावित रहे, कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने क्या दिया, कुछ जो कण थे अपने पथ से विचलित हो गए, यानी कुछ, ज्यादातर तो बाहर निकल गए आर पार, लेकिन कुछ क्या हुए, विचलित हुए। और बहुत से थोड़े कण वो क्या हुए,
जैसे गए थे वैसे के वैसे वो अपने पथ पे वापस आ गए। यानी कि बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए जिस मार्ग में वो गए थे। अब इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए क्या निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, यानी कि उस समय प्रोटॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है उपस्थित? केंद्र में, जिसे नाविक कहा जाता है। इसीलिए नाविक के खोज करने की जो नाविक के खोजकर्ता जो है वो हम इन्हीं को कहते हैं, रदरफोर्ड को। ठीक है, इसीलिए नारद, नारद से याद रखना, नारद, ना से नाविक और रद से रदरफोर्ड। तो नाविक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि नाविक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब नाविक का आयतन जो है वो कम होता है, बहुत ही कम होता है, और परमाणु का आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। परमाणु का नाविक जो होता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। यानी नाविक बीच में रहता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों से वो घिरा रहता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये इन्होंने बताया। प्रयोग में इन्होंने कहा कि अधिकांश जो अल्फा कण जो थे वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला। और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया? अल्फा कण जो नाविक के पास से गुजरे वो अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि जो नाविक था वो धनावेशित था और जो अल्फा कण थे वो भी धनावेशित थे। तो दोनों धनावेशित होने के कारण जब ये नाविक के पास से गुजरे तो अल्फा कण क्या हुए? वो विचलित हो गए। तो इससे ये पता लगा कि क्योंकि अल्फा कण क्या थे? धनावेशित थे, और जो नाविक था वो भी धनावेशित था। इसलिए इन्होंने ये समझा कि जो प्रोटॉन थे वो नाविक में उपस्थित होंगे, इसीलिए जो है ये विचलित हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो एक और निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण नाविक से सीधे जो टकराए थे वे नाविक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए, क्योंकि जो नाविक था वो बिल्कुल धनावेशित था और जो बिल्कुल जाके सीधे टकराए तो अल्फा कण अपने मार्ग में, जिस मार्ग में गए थे उसी में वापस चले आए। तो ये कुछ जो चीजें थी वो इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोग से। अब आगे देखते हैं। अपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया। ठीक है, जिसको कि चित्र 3.5 में दिखाया जा रहा है। ये इस तरीके का उन्होंने बताया कि नाभिक बीच में होता है, प्रोटॉन बीच में होते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उन्होंने बता दिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल या ये जो हम कहते हैं नाभिकीय मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का मॉडल स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ, किसमें? नाभिक के चारों तरफ। क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन कक्षाओं में घूमते हैं और कैसे घूमते हैं, उनकी ऊर्जा का क्या होगा। तो ये साबित नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक के अंदर क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी एक दिन, और वो किस में गिर जाएंगे? नाभिक में जाके गिर जाएंगे, और वो जो परमाणु होगा वो क्या होगा? वो स्थायी नहीं रहेगा। तो ये इसमें कमी थी मॉडल में। तो नील्स बोर्स ने इस कमी को दूर किया। तो नील्स बोर साहब आए, उन्होंने क्या किया? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी नील्स बोर साहब ने दूर की। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ये जो है किसने की थी? बोर ने ही प्रस्तावित कर दिया। यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश कहाँ होता है? उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ? इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर स्थिर और अचर कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट था, कक्षाओं के बारे में और स्थिर कक्षाओं के बारे में इन्होंने बताया। और उन स्थिर कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक निश्चित संख्या होती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे, एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित कक्षा के अंदर, स्थिर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी उस ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, समाप्त नहीं होती है। इसीलिए क्या होगा? इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा परमाणु है वो क्या होगा? वो अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने हाइड्रोजन के परमाणु का बोर मॉडल प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन बीच में है ना, प्रोटॉन बीच में है, और बाद में इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक स्थिर कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, ये था हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। उसके बाद देखिए कई अनेक वर्ष गुजर गए, बहुत सारे, दो ही मूल कण जो है उनका ज्ञान रहा हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। लेकिन सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु
और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर लगभग होता है, ठीक है। और परंतु उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, इसलिए न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यू फॉर न्यूट्रॉन, न्यू फॉर न्यूट्रल, ठीक है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ये नाभिक जो था, जो बोर और जो हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों व्याप्त होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी इसके ऊपर आवेश नहीं होता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि तीनों के तीनों जो हमारे संरचना मॉडल थे, जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने दिए, जे थॉमसन साहब ने दिए, फिर रदरफोर्ड साहब ने दिया, और उसके बाद बोर साहब ने दिया। तो बोर साहब का जो है सबसे ज़्यादा जो है मान्य मॉडल है, जो कि आज माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।